So in this particular one, we are going to discuss question number 5. Question number 5 क्या बोलता है? Entity 1 is likely to provide a price concession and accept an amount less than. एक मिनट, मुझे लगता है ये आंसर है. Yes, this is our question. So we are doing question number 5. TYQ5. Okay, easy peasy question है. So we do not be so worry about the same. एंटिटी 1 जो है वो सेल करी है पीस ऑफ मशीनरी टू द कस्टमर फॉर ₹2 million. एक एंटिटी है 1, दैट इज वन एंटिटी. उसके बाद क्या हुआ, वो सेल कर रही है पीस ऑफ मशीनरी टू द कस्टमर को फॉर ₹2 million में. 2 million इज व्हाट, 1 million इज रुपीज 10 lakh, 2 million is 20 lakh, विच इज पेबल इन 90 days. एक पीस ऑफ मशीनरी बेच रही है कस्टमर को 2 million में, जो कि पे हो जाएगा 90 डेज में. एंटिटी 1 इज अवेयर एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, मतलब 90 डेज का पीरियड है. कस्टमर जो है हमें 90th डे पे पेमेंट करने वाला है. एंटिटी 1 इज अवेयर एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन दैट द कस्टमर माइट नॉट पे द फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. एंटिटी 1 को लग रहा है कि हो सकता है कि कस्टमर जो है हमें पूरा अमाउंट नहीं दे. देयर मे बी द पॉसिबिलिटी. Entity 1 estimate that the customer will pay at least 1.75 million. बट एनटीटी को लगता है कि वो 1.75 इतना अमाउंट तो दे देगा, विच इज सफिशिएंट होगा उसके लिए, एनटीटी 1 के लिए, टू कवर द कॉस्ट ऑफ सेल्स. क्योंकि एनटीटी को यही वाला 1.5 मिलियन में पड़ता है, जो वो कस्टमर को 1.75 में बेचता है नॉर्मली, बट वो किसी से चार्ज कर रहा है द सेम. द एंटिटीज स्टिल एंटिटी इज आस्किंग फॉर 2 million, दो नॉर्मली चार्जेस 1.75 मिलियन. बट एनटीटी को लग रहा है कि कस्टमर जो है वो 1.75 ही दे दे, मे बी द पॉसिबिलिटी, क्योंकि पेमेंट जो है वो भी 90 डे पे होने वाला है, तो देर इज अ सफिशिएंट टाइम गैप है. तो अगर उसमें कस्टमर अवेयर हो जाता है और अगर वो 1.75 ही देता है, तो देर मे बी द चांस, बट फिर भी एनटीटी की जो कॉस्ट है दैट इज ऑफ 1.5 मिलियन वो कवर हो जाएगी. उसके बाद and which entity 1 is willing to accept because it wants to grow its presence in the market. And which entity is willing to accept कर लेगी because वो चाहती है grow करना its presence in this market. Entity 1 has granted similar price concession in comparable contracts. में उसने similar price concession बाकी customer को दी है. Entity 1 concluded it is highly probable that it will collect, बहुत ज़्यादा possibility है कि वो the entity will only able to collect 1.75 million, and such amount is not constant under the variable consideration guidance. And it's what is the transaction price in this arrangement, तो particularly ये price concession वाला concept से related है. और if I talk about the things, तो इसमें accordingly जो transaction price बनती है वो हमारी बनती है 1.75 million. because of the thing वो customer को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है 2 million के साथ, but there is a highly possibility कि 90 डे पे कस्टमर को पता चल जाए कि एंटिटी जो है वो मुझे ही पागल बना रही है, बाकी कस्टमर से वो चार्जिंग कर रही है, दैट द सेम इज अमाउंटिंग ₹1.75 मिलियन. तो अकॉर्डिंगली हम इसमें ड्राफ्ट कैसे करेंगे? In the examination, we can't write only 1.75 will be the transaction price. This is the revenue which is to be recognized as per India's 115. तो उसके साथ हमें कुछ और पर्टिकुलर चीज़ें भी बतानी पड़ेगी अकॉर्डिंगली. तो फॉर दैट क्या कर सकते हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर टुडे ओनली. ऑलराइट, सो उसको पढ़ते हैं टुगेदर एज वेल. ऑलराइट, सो अब हम प्रोविजन पढ़ते हैं. एंटिटी 1 is likely to provide a price concession and accept an amount less than ₹2 million in exchange for the machinery. Entity 1 जो है that the same is likely to provide a price concession, वो मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो प्रोवाइड करेगी प्राइस कंसेशन एंड एक्सेप्ट करेगी अमाउंट विच इज लेस देन द सेम इज लेस देन ₹2 million इन एक्सचेंज फॉर द मशीनरी. द कंसिडरेशन इज देयर फॉर वेरिएबल है. सो ट्रांजेक्शन प्राइस इन दिस अरेंजमेंट वो क्या होगी, दैट इज अमाउंटिंग ₹1.75 million होगी. एज दिस इज अमाउंट विच एंटिटी 1 इज expects to receive after providing the concession. After मतलब concession provide करने के लिए this is the likely amount which the entity receive, and it is not constant under the variable consideration guidance की कोई constant नहीं under the variable consideration. This is the same line which is the question has pick up. Entity 1 also conclude that the collectibility, हाँ इतना सारा थोड़ा चाहिए मेरे को. Okay. Entity 1 can also conclude that the collectibility threshold is met for ₹1.75 million and therefore contract exists. Entity 1 can also conclude जो collectibility threshold है is met for rupees, हम क्या बोल रहे हैं, Entity 1 also conclude that जो collectibility threshold है that the same is, मम्मी वो लक्ष्य जस्ट अभी पहुंची.
एंटिटी वन जो है that the same can also conclude that the collectability threshold is met for rupees. हेलो पापा, आपने मुझे कॉल कर दिया लक्ष्य की जगह। हाँ हाँ, उसका मेरे को आ गया, अभी पहुंची जस्ट। तो हम क्या बोल रहे थे, एंटिटी वन कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट जो कलेक्टिबिलिटी थ्रेशोल्ड है मैट फॉर रुपीज 1.75 मिलियन एंड देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। तो जो कलेक्टिबिलिटी थ्रेशोल्ड है दैट द सेम एज 1.75 एंड देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। तो अगर हम ज्यादा दोरोली देखें तो इसमें लिखा तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन का एक दो लाइन तो सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। द लाइन की उसके पास कोई कांस्टेंट नहीं है फॉर द वेरिएबल कंसिडरेशन एंड वन टू रिसीव आफ्टर प्रोवाइडिंग कंसेशन इट इज नॉट कांस्टेंट अंडर द वेरिएबल कंसिडरेशन। ये लाइन तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन से सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। और कलेक्टिबिलिटी थ्रेशोल्ड मेट कर पा रहा है फॉर अमाउंटिंग रुपीज 1.75, ये भी नॉर्मल लाइन है। और बाकी तो क्या है, तो प्राइस कंसेशन जो है एंटिटी वन इज लाइकली टू प्रोवाइड, हम ऐसा बोल रहे हैं कि दैट द सेम विल प्रोवाइड प्राइस कंसेशन which is less than this and this. Okay, तो हम भी ऐसे लिख देंगे। ऑलराइट।